जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शम्मा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पुर्जे पर जंग आया। फुर्सत के वक्त में न वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। रास आ गया जिसको, रास आ गया जिस तोते को सोने का पिंजरा। उन पंखों के लिए कोई आकाश नहीं होता। बहुत कुछ होता है भीतर पर विश्वास नहीं होता, और ऐसी जिंदगी का कोई इतिहास नहीं होता। आज एक बहुत आधुनिक विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। चूँकि आज शिविर का ये संध्या दर्शन का आखिरी कार्यक्रम है, तो बहुत एक अच्छी विषय पर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे समाज में 3 प्रकार के परिवार होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये बहुत काम पड़ेगी आपके। हमारे समाज में 3 प्रकार के परिवार होते हैं, और ये परिवार हमको तीनों प्रकार के आजकल देखने को मिल रहे हैं। सबसे प्रथम है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। इसमें क्या होता है कि 3 पीढ़ी साथ रहती है, और इसके लाभ बहुत हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को दादा दादी का, चाचा चाची का, सबका सानिध्य प्राप्त होता है। अपनी गोद में बिठाकर दादा दादी उनको अपने परिवार के संस्कार देते हैं। जब भी बच्चे खेलकर स्कूलों से घर आते हैं तो आज की तरह घर उनको सुनसान नहीं मिलता। घर में बुजुर्ग है, दादा है, दादी है, कभी कभी नाना नानी भी आ जाते हैं, कभी कभी चाचा चाची भी आ जाते हैं, मामा मामी भी आ जाते हैं। इन बच्चों को अपनापन महसूस होता है जब घर में आते हैं। दादी अपनी प्यार भरी गोद में बिठाकर बच्चे को रामायण, महाभारत व जीवन को आदर्श व प्रेरणा देने वाली, जीवन को ऊंचा उठाने वाली अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, उनमें संस्कार के बीज डालती है। आप जो यहां बैठे हैं, उन्होंने अपने दादा दादियों से, कुछ लोगों ने अपनी कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या हुआ कि आपने अपनी अगली पीढ़ी को यह नहीं सुनाया। आपने तो सुन लिया, लेकिन आपने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं सुनाया। दूसरे पर, एक तो हो गया जॉइंट फैमिली। अब दूसरे प्रकार की फैमिली जो हमको दिखाई पड़ रही है आज के युग में, वो है न्यूक्लियर फैमिली। आपको शायद मालूम होगा, शायद आप जानते होंगे अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कि एटम में एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों के दोनों अपने ऑर्बिट में घूमते हैं और चार्ज भी होते रहते हैं, ये दोनों। अब जो बीच में न्यूट्रॉन है वो छोटा सा है, उसके पास कोई ऑर्बिट नहीं, कोई चार्जिंग करने की मशीन नहीं, वो बस बेचारा बीच में बैठा रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ऑर्बिट में घूमते हैं, चार्जिंग होते रहते हैं, बीच में न्यूट्रॉन बिल्कुल बैठा है। न तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास आता है, न प्रोटॉन उसके पास जाते हैं, और न ये इनके पास आता है। ये है एटम की संरचना जो मैंने आपको बताई। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है जरा समझें। इसी तरीके से एटम की तरह घर में जो पिता है वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है,
सुबह से शाम तक अपने व्यवसाय में, काम धंधे में, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। घर की जो माँ है वो इलेक्ट्रॉन में है, जो ज़्यादातर समय सोशल पार्टी, किटी पार्टी, उसके ऑर्बिट में घूमती रहती है। बीच में जो न्यूट्रॉन रूपी बच्चा है बेचारा घर में, जिसके पास कोई ऑर्बिट नहीं, कोई चार्ज नहीं, बैठा बैठा बस देखता रहता है। पास आते नहीं, माता पिता घूमते रहते हैं, और मैं भी पास जा सकता नहीं, इतना उनका बिजी शेड्यूल है। इस प्रकार की फैमिली आजकल हम अपने सामने, अपने ही घरों में देख रहे हैं। आधुनिक समाज में हमको दिखाई पड़ती है ये फैमिली। तीसरे प्रकार का जो परिवार है अब, वो वायर्ड फैमिली है। कौन सी फैमिली है? वायर्ड। जिसका मतलब है परिवार के लोग एक दूसरे से मिलने के बजाय ज़्यादा गैजेट्स को पसंद करने लगे हैं। कोई परिवार में मोबाइल लेके बैठा है, कोई टैबलेट लेके बैठा है, कोई कंप्यूटर पे बिजी है, कोई टेलीविज़न पे बिजी है। तो परिवार से ज़्यादा उनको गैजेट पसंद है। अब ये बड़े मज़े की बात है कि ये गैजेट्स और मोबाइल, ये फ़ोन बने तो हमारे सेवा के लिए हैं, लेकिन ये रिवर्स होकर हम उसके गुलाम हो गए हैं। इससे परिवार को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। इससे परिवार को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और परिवार आपका असली चीज़ है। वो गया तो आपकी भेज गई। परिवार आपकी असली चीज़ है, इस परिवार को हानि पहुंच रही है। परिवार में आपसी प्रेम कम हो जाता है। जब तुम गैजेट से, मोबाइल से, टीवी से सब प्रेम करने लगते हो तो तुम्हारा टाइम ही नहीं है परिवार को देने का। आपसी प्रेम कम हो रहा है, एक दूसरे से लगाव कम हो रहा है, क्योंकि परिवार को समय कम देते हो। इसलिए इस प्रकार के माहौल में घर में बच्चों में संस्कार की बहुत कमी रहती है। और एक बात और देखी जा रही है आज के युग में कि इस वायर्ड फैमिली में बच्चों में फ्रस्ट्रेशन और मानसिक असंतुलन का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर बच्चे भी आपको देखकर, क्योंकि वो आपको फॉलो करेंगे, माँ बाप जो कर रहे हो बच्चे करेंगे। और आजकल तो जो आधुनिक माँ बाप है, वे छोटे छोटे बच्चों को शुरू में ही मोबाइल पकड़ा देते हैं। जरा बच्चा रोने लगा, शैतानी करने लगा, ले बेटा। उस बाप को, माँ को पता ही नहीं कि वो क्या खतरनाक चीज़ बच्चे के हाथ में पहुंचा रहे हैं। ये बच्चा तुमसे अलग हो जाएगा, ये तुम्हारा है बच्चा ही नहीं, ये तुमसे बहुत दूर चला जाएगा, ख्याल रखना। और ये बच्चों में मानसिक असंतुलन, इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। फिर बच्चे भी इस गैजेट्स के आदी हो जाते हैं। अब आप सोचें कि इन तीन फैमिलियों में आप किस फैमिली में आते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है आपके सामने कि इन तीन फैमिलियों में आप किस फैमिली में आते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे पारिवारिक समाज की हालत है इस समय। अब इसके लिए हम सोचें, मैंने समस्या तो बता दी, अब हम इसके लिए क्या करें। तो तीन महत्वपूर्ण बातें मैंने सोची जो मैं आपके साथ शेयर करूं, और इस पर ध्यान देना होगा आपको। पहली चीज़ टाइम, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे हम भागते हैं, जिससे हम पलायन करते हैं। टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीन सूत्रों को पूरा करना सभी परिवार में रहने वालों की जिम्मेदारी है। पहली बात, अपने परिवार को समय दें, क्योंकि वो आपके हैं। मुसीबत के हालत में कोई काम नहीं आता, आपके परिवार काम आता, ध्यान रखना। कोई नहीं आता काम में, आपके परिवार के लोग ही आपके काम आते हैं, जो आपके साथ जुड़े हैं। उनको समय दें। आपका जो भी बिजनेस कार्य है, जो भी आपका काम है, जरूर करें,
लेकिन उसके पीछे ही आप जिंदगी भर भागते न रहे। जगत के बड़े बड़े लोगों का जीवन पढ़िए आप, जो आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोगों का जीवन मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग अपने परिवार को कितना महत्व देते हैं। देश के बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, इसकी एक जीवनी पढ़ रहा था मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ इस आदमी के बारे में। कितना भी काम हो इस आदमी को, कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियों में काम हो, हर रोज अपनी फैमिली के साथ कुमार मंगलम बिरला ठीक 8 बजे भोजन लेता है। कितना भी काम हो, कितनी भी मीटिंगें हो, सब छोड़ देता है। 8 बजे राइट टाइम अपना पूरा समय अपनी फैमिली को देता है। एक टेबल पे लोग बैठते हैं, सारा परिवार एक टेबल पे खाना खाते हैं। जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है ना कि सारा परिवार एक टेबल पे बैठ के खाना खाता है, एक जगह बैठ करके प्रार्थना में डूबता है, ऐसे घरों में लक्ष्मी की बरसात होती है, ध्यान रखना। और जिन परिवारों में बेटा अपनी रोटी लेके अपने बेडरूम में खिसक गया, बाप अपने बेडरूम में खिसक गया, माँ अपने बेडरूम में खिसक गई, बहू अपने बेडरूम में खिसक गई, जैसे कुत्ते खिसकते हैं वैसे रोटी ले लेके अपनी, उन परिवारों से लक्ष्मी विदा हो जाती है। इसलिए इन बड़े बड़े उद्योगपति जिनके जीने का ढंग ऐसा है, इनके घर में लक्ष्मी की बरसात होती है। यही कारण है। कितना भी समय हो ये अपने परिवार को देता है कुमार मंगलम बिरला। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा, इसकी जीवनी मैंने पढ़ी। 8 साल दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र का ये प्रेसिडेंट रहा। बड़ा नाम है इस आदमी का। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा पुस्तक में कि मेरे जीवन में राष्ट्रपति काल में भी एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, एक दिन भी, जब मैं 6 बजे अपने परिवार के पास न पहुंचा हूं और रात्रि का भोजन मैंने अपने परिवार के साथ बैठकर न किया हो। जब इतने बड़े बड़े लोग, शीर्षस्थ लोग, जिनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, अपने परिवार के लिए समय निकालना जानते हैं ये लोग, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम? हम इन लोगों से बड़े तो नहीं हैं। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बहुत गरीब है टाइम और वर्क को मैनेज करने में। ये हमारी गरीबी है। हम टाइम और वर्क को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप भोजन के लिए बैठे हैं और आपके हाथ में मोबाइल हो भोजन के समय भी, तो ऐसा व्यक्ति मेरी निगाह में मूर्खों की श्रेणी में आता है। कि भोजन करने बैठे, अन्न ब्रह्म है, जीवन भर दौड़ रहे हो आप किस लिए? भोजन के लिए तो दौड़ रहे हैं, अच्छा खाना खाने के लिए। और अब खाना आपके सामने टेबल पर आया और आप मोबाइल में उलझे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं मूर्खों की श्रेणी में रखता हूं जो ऐसा काम करते हैं। क्यों रखता हूं मूर्खों की श्रेणी में? क्योंकि आपके सामने आपका परिवार बैठा है, उसको आप मूल्य नहीं दे रहे, और दूर से कोई फोन कर रहा है उसको आप मूल्य दे रहे हैं। जो आपके साथ बैठे हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं आप, और 500 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से कोई फोन कर रहा है उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप, ज़्यादा महत्व दे रहे हो आप। अगर आप अपने जीवन में स्क्रीन टाइम कम कर दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप अपने जीवन में स्क्रीन टाइम कम कर दो तो आप अपने परिवार को ज़्यादा समय दे सकोगे। और पारिवारिक सुख इंसान की जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी बात है। बाकी सब फैंटासी और कुछ नहीं है। क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन देखने से बहुत ज़्यादा कुसंस्कार जीवन में आ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। आज 15 और 18 साल के बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़ रहे हैं डिजिटल बीमारियों के कारण। अभी आपको पता ही नहीं है,
कि कैसी बीमारियां आ गई है। छोटे बच्चे 15 और 18 साल के बच्चे, कई बच्चे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट किए गए 2 महीने पहले। किसी के साथ आप ड्राइंग रूम में मुलाकात के लिए बैठे हैं, कोई मित्र आपसे मिलने आया, दूर से चल के आया, समय निकाल के आया, और उतने में आपके मोबाइल की घंटी बजी और आपने अगर फ़ोन उठा लिया, तो ये आपकी सबसे खराब मैनर्स की निशानी है। ये बातें मैं जो बता रहा आपको, ये आपको सीखनी है जीवन में, कि कोई आदमी आपसे मुलाकात करने आया और आपकी फ़ोन की घंटी बजी। हाँ, कोई अगर आपका कोई रिश्तेदार नज़दीक का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई इमरजेंसी है, तो कोई बात नहीं, आप रिसीव कर सकते हैं। और आपको कोई प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन तो आने वाला नहीं है जो आप रिसीव कर रहे हो कि भाई मैं गया था उधर मिलने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति को, ये बातें हुई, ये मेरे एग्रीमेंट साइन हुए, तो तुमको मैं पहुंचाना चाहता हूं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन कोई आदमी आपसे मिलने आया और आप फ़ोन उठा रहे हो, ये आपके बहुत खराब मैनर्स की निशानी है। इसलिए अपने जीवन से ओशो को पहुंचाओ, ध्यान रखना। ये सब मैनर्स बस सिखा रहा आपको। इससे मालूम पड़ा कि वास्तव में ओशो के लोग होते कैसे हैं। लोगों को बेहोशी में पता ही नहीं चलता, और इस बीमारी का नाम आजकल मनोविज्ञान ने रखा है, इसे कहते हैं फबिंग। ये बीमारी आई है देश में क्योंकि आप सामने बैठे व्यक्ति का अपमान कर रहे हो। दूसरी बीमारी आई डिजिटल की, वो टेक्स्टाफोनिया। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे ये, लेकिन ये आ गई बीमारी। उसका नाम है टेक्स्टाफोनिया। हर पल लगता आदमी को, अरे किसी ने कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं कर दिया। हर पल, मोमेंट टू मोमेंट देखो कोई मैसेज, तो ये बीमारी है। कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया। तीसरी बीमारी है एंग्जाइटी डिजिटल की। इसमें आदमी को विचार आने लगता है कि यार बहुत देर हो गई, कोई मैसेज नहीं आया, दो दिन हो गए यार, कोई मैसेज नहीं आ रहा, ग्रुप खाली पड़े हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ग्रुप में मैसेज ही नहीं आया। चौथी बीमारी है फोमो, जिसमें क्या होता है कि आपने फेसबुक पर अपने मित्रों की तस्वीर देखी, अपने परिचित लोगों की जो आपसे निकट जुड़े हैं, पोस्ट देखी, बड़े मौज कर रहे हैं, समुद्र किनारे घूम रहे, फिर रहे, नाच रहे, गा रहे। अचानक भीतर ख्याल आता है, यार इन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया। ये बीमारियां हैं, ख्याल रखना। और आप इससे ग्रसित हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं। मैं आपको सावधान कर रहा हूं बीमारियों के प्रति। यार मौज कर रही है तो, और मुझे तो बुलाया नहीं इन्होंने, लगता है मुझे भूल गए क्या ये लोग। पता नहीं यार, दूसरी बार मुझे ही बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे क्या मालूम। लगता है मेरे प्रति उन लोगों का प्रेम शायद कम हो गया है। ये विचार करते करते जो बेचारे टीनेजर्स हैं, जब फेसबुक पे फोटो देखते अपने मित्रों की, वो तो टीनेजर्स बच्चे हैं, गैजेट पकड़ लिया उन्होंने, आपने पकड़ा दिया उसको। इन बच्चों को रात 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, और नींद की गोली इन बच्चों को खानी पड़ती है आजकल। पांचवी डिजिटल डिजीज है फैड, FAD, जिसका अर्थ है फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। फेसबुक का स्क्रीन सदा खुला होना, उसको देखे बिना खाना नहीं खाना, रात को उस फेसबुक को देखते देखते लुढ़क जाना, सो जाना। ये मैंने समाज में 3 प्रकार के परिवारों की बात की। अब ये परिवार में बीमारी तो आ गई, तालमेल कैसे बने ये समझना जरूरी है।
इस संबंध में वर्षों पूर्व दिया गया कबीर एक बहुत अच्छे कुशल मैनेजमेंट गुरु भी है, उनका दिया हुआ फार्मूला आज भी काम पड़ता है कि कबीर काशी में रोज सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी बातों को सुनने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि सत्संग तो हो गया, समाप्त भी हो गया, लोग चले गए, लेकिन एक आदमी बैठा रहा, वो गया नहीं। कबीर ने इसका कारण पूछा तो वो बोला, मैं गृहस्थ हूं और घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता रहता है। मेरी ये समस्या कैसे दूर हो सकती है? मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, सबसे मेरी लड़ाई है पूरे परिवार में। कबीर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी लोई से कहा, लोई, दिन की रोशनी है, 12 बजे का समय, सत्संग खत्म हो गया सुबह का, लालटेन जलाकर लाओ। पत्नी गई और लालटेन जलाकर लाके दे दी। वो आदमी जो था बैठा हुआ, जिसने प्रश्न किया, वो सोचने लगा, इतनी दोपहर में भरी धूप में कबीर ने जलती हुई लालटेन मंगाई। थोड़ी देर बाद कबीर ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देके गई। थोड़ी देर बाद वो आदमी बोला, कबीर जी मैं चलता हूं मैं जाता हूं। कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला कि नहीं मिला? कि अभी कुछ शक बाकी है, संशय बाकी है? वो व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ आया नहीं। तो कबीर ने कहा, समझो, जैसे मैंने लालटेन मंगाई तो मेरी पत्नी कह सकती थी कि इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत, लेकिन नहीं, उसने सोचा जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगाई होगी। मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई, तो मैंने सोचा कि शायद घर में मीठा नहीं, इसलिए नमकीन देके गई। यह सोचकर मैं भी चुप रहा। आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में न फंसने से विषम परिस्थिति भी अपने आप दूर हो जाती है आपकी, लेकिन हम तकरार करने लगते हैं। कबीर ने कहा कि गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बैठता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, और औरत से गलती हो तो पति उसे नजरअंदाज कर दे। झगड़ा ना करे, फाइटिंग ना करे, बहस ना करें। यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। ये मैंने आपसे आज जो चर्चा की इस समस्या के बारे में, जो बहुत ध्यान से आप इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारी होने वाली है। क्योंकि शराब के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक है ये एडिक्शन। मैं कुछ दिनों पहले चाइना गया था, वहाँ बड़ा हैरान हुआ देखकर मैं कि जगह जगह बोर्ड लगे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, मोबाइल एडिक्शन सेंटर। बच्चे को माँ बाप ले जाते हैं सेंटर में, भारी फीस चुकाते हैं कि बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़वाइए। उसकी भारी फीस चुकाते हैं माँ बाप वहाँ जाकर के, क्योंकि बच्चों को आपने शुरू में मोबाइल पकड़ा दिया। बहुत खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखना। आप बच्चों के दुश्मन घोषित हो रहे हो। बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छी बातें सुनाइए, उनको प्रेरणात्मक कहानियाँ सुनाइए, उनको जीवन में अच्छी राह पे उनको दिशा निर्देश दीजिए। ये क्या पकड़ा दिया आपने, ये मोबाइल खिलौना? बच्चों को कुसंस्कार दिए जा रहे हैं भारत में। तो इससे सब लोग बचे, और मेरे इस बात को आप सब जगह शेयर करें।